नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं आपको एक बहुत ही करेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से बताने वाला हूं। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित और परिमार्जित करके जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमें हमारी विशेष गुणों, शक्तियों और क्षमताओं से यह परिचित कराता है। शिक्षा हमारे जीवन में उजाला लाता है। हम शिक्षा से एक सही मायने में एक मानव बनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति का, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पर जीडीपी के 6% तक खर्च करने की बात कही गई है, जो फिलहाल में 4.43% है। शिक्षा में यह बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी, सामयिक और व्यवहारिक बदलाव का रोड मैप है। यह न्यू इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हमें इसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। अब मैं सर्वप्रथम इस नीति के उद्देश्यों की चर्चा कर लेता हूँ। यह समय के अनुसार शिक्षा में बदलाव लाने का प्रस्ताव है। भारत को ज्ञान का सुपर पावर बनाना, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सबको उपलब्ध कराना, प्रगतिशील व गतिमान समाज की स्थापना करना, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, शिक्षा में तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय और शास्त्रीय, पाली, प्राकृत और संस्कृत जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, उनकी संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण द्वारा शिक्षा का भारतीयकरण करना इस शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा, वर्चुअल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को देश में बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल समावेशन और संवर्धन पर विशेष फोकस करना, कला, कौशल और खेल के विकास को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बेरोजगारी के निवारण के लिए व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर गुणवत्ता में सुधार लाना और समावेशन को मजबूत करना इस शिक्षा नीति के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब मैं सबसे पहले इसके बारे में ये आपको बता दूं कि यह नई शिक्षा नीति 2014 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था, जिसमें सत्ता प्राप्ति के बाद उसने 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इनके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने इसका ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपा सरकार को। सरकार ने 29 जुलाई 2020 को व्यापक विचार विमर्श के बाद, बहस के बाद इसको मंजूरी दे दी कैबिनेट से। आज़ादी के बाद देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में लागू की गई थी। इसे 1964 में गठित DS कोठारी आयोग ने तैयार किया था। देश में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में लागू की गई थी। इसमें 1992 में सीमित संशोधन किया गया था, जो अभी वर्तमान में लागू है। तब राजीव गांधी ने पूर्व के शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था और यह वर्तमान में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें भी पुनः नाम शिक्षा मंत्रालय इसका कर दिया गया है। अब मैं इसकी विशेषताओं को आपको क्रमिक रूप से बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब विद्यालयी शिक्षा जो 10+2 के रूप में होती थी, अब यह 5+3+3+4 = 15 ईयर्स के रूप में होगी। अर्थात अब विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष की जगह 15 वर्ष की होगी। और इसमें जो 3 वर्ष शुरू में बढ़ाया गया है वह प्री प्राइमरी के लिए, जिसमें बच्चे आंगनबाड़ी या खेल वाटिका के माध्यम से पढ़ेंगे। प्राइमरी शिक्षा 3 वर्ष की होगी, कक्षा 3, 4, 5। मिडिल शिक्षा 3 वर्ष की होगी, 6, 7, 8 और उच्च शिक्षा 4 वर्ष की होगी, 9, 10, 11, 12। तो ये इसका फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। अब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 5वीं तक की प्राथमिक शिक्षा होगी, जो मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी।
कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स और तकनीकी कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। मतलब आपकी व्यावसायिक शिक्षा 6 वर्ष से शुरू हो जाएगी, जो पहले 10 वर्ष के बाद होती थी। बच्चों को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, अर्थात उनको प्रशिक्षण के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। उच्च विद्यालय में अब विदेशी भाषा की भी पढ़ाई की जाएगी, यह आपके सामने विकल्प रहेगा। और 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा होगी उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स संचालित होंगे, अर्थात छात्र साइंस के साथ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ सकते हैं। वर्ष 2030 तक सभी स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात GER 100% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को 8वीं से बढ़ाकर 12वीं तक विस्तारित करने की योजना है। मिड डे मील योजना का भी विस्तार उच्च विद्यालय तक किया जाना है। वर्ष 2022 तक पारा, तदर्थ, अतिथि, एडहॉक, गेस्ट आदि जो शिक्षक की नियुक्तियाँ अस्थायी तौर पर की जा रही है उनको पूर्णतः समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात का मानक हर हाल में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि छात्र शिक्षक अनुपात का मानक हर हाल में प्राप्त किया जाए। इसमें जो मूल्यांकन प्रक्रिया अब होगी विद्यालय शिक्षा का, स्कूलिंग शिक्षा का, वह सतत, समग्र, बहुआयामी और बहुस्तरीय होगी। इसमें अब छात्र, सहपाठी और शिक्षक तीनों मिलकर मूल्यांकन करेंगे। पहले केवल शिक्षक मूल्यांकन करते थे, अब इसको और अधिक समावेशी बनाया गया है। अब मूल्यांकन अवधारणा, समझ और व्यवहार परिमार्जन पर आधारित होगी। विद्यालय शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात जब आप 12वीं पास करेंगे तो ओवरऑल आपका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो इसमें सबसे क्रांतिकारी बदलाव किया गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका मतलब है आप कभी भी किसी भी समय विषय को छोड़कर रेस्ट ले सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, जा सकते हैं किसी कारणवश, और फिर आपको जब समय मिला तो फिर आप लौट के आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हर वर्ष के लिए डिग्रियां मिलेंगी। पहले होता क्या था कि आप 1 साल पढ़े, पढ़ाई छोड़ दिए तो आपको डिग्री नहीं मिलता था। अब 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरा कर लीजिएगा तो डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद आपको स्नातक की उपाधि मिलेगी, और 4 वर्ष अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की उपाधि मिलेगी। अब स्नातक 2 तरह के होंगे, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का। 3 वर्ष का समान स्नातक होगा और 4 वर्ष का विशिष्ट स्नातक होगा। यह रिसर्च पर आधारित होगा, विशेष सब्जेक्ट के माध्यम से इसको किया जाएगा। छात्र कभी भी विषय और महाविद्यालय बदल सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको विषय चेंज करना है, आपको कॉलेज चेंज करना है, आप कर सकते हैं। आपको क्रेडिट के रूप में जो पढ़ाई किया जाएगा उसको स्टोर करके रखा जाएगा और एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। CBCS प्रणाली जो है उसको हर स्तर पर लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। सब्जेक्ट मैचिंग की बाध्यता समाप्त होगी, अर्थात आप मैथ के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं। वर्ष 2030 के बाद बीएड कोर्स 4 वर्ष के होंगे। इसका मतलब आपको सामान्य महाविद्यालयों से ही बीएड की पढ़ाई होगी और यह इंटीग्रेटेड होगा, मतलब 3 वर्ष का बीए और उसके बाद 1 वर्ष का बीएड। वर्ष 2035 तक महाविद्यालयों को मान्यता देने का सिस्टम ही समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान किया गया, अर्थात सबको पूर्णतः स्वायत्त कर दिया जाएगा। महाविद्यालयों में नामांकन के लिए NTA द्वारा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महाविद्यालयों में नामांकन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट लेंगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER जो वर्तमान में 26% के लगभग है, उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MPhil कोर्स को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। कॉलेज का काम देखने के लिए फंडिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन और रेगुलेशन के लिए अलग अलग संस्थाएं बनेंगी। विश्व के शीर्ष टॉप 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शोध को बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसे 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह एक एकल बॉडी बनाया जा रहा है कि सारे तरह के शोध इसी के अंतर्गत होंगे और इसी के निगरानी में होंगे।
चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जो वर्तमान के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्राध्यापक शिक्षा परिषद का स्थान लेगा। अर्थात इन यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को भंग कर दिया जाएगा। सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव है। प्रत्येक राज्य अपने यहाँ इस राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही अम्ब्रेला रेगुलेटरी बॉडी होगी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHERA बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नई शिक्षा नीति की मैं विशेषताओं को लेकर आया हूँ आपके समक्ष। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने अनुभवों, सुझावों और सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे तक पहुँचाएँ और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं अगले वीडियो